चलो। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जाम्पुल कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम्पुल में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच चुके हैं ठीक सुबह के 9। स्वागत है आप सभी का 9 बजे आपके अपने परिवार एग्जाम्पुल चैनल पर। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, शुरू करते अपने आज के एक और बेहतरीन सेशन को। 25 से 30 क्वेश्चन डेली हमारी क्लास में रहते हैं। क्लास होती है रोज सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया? बाल बच्चे राजी खुशी? सही चल रहा है मामला? चलो शुरू करते ना क्लास को। तो स्टार्ट करेंगे प्यारे से 2-3 लाइनों के साथ। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है लेकिन आप उसको किस तरीके से डील करते हो वो डिपेंड करता है। शुरू करेंगे फिर अपने 25 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि क्लास के एंड में बता सको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अच्छा, ये आकृति दे रखी है आपको और क्वेश्चन इस आकृति के अंतर्गत दिया हुआ है आपको ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। मैं अच्छी बच्चा, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है बिल्कुल वेलकम है। कलश वलश पे पैर वैर रख के नहीं, मस्त आओ, एंटर करो क्लास में और डेली आओ। आंसर आ रहा है 150। 150 क्या कर रहे हो? 150 ही देगा। कहाँ है भैया 150? क्या है यहाँ पे? 8/5। वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ध्यान से देख लेना। 8/5, कहीं 9/5 ना निकल जाए। बनाया जाए, आ जाओ। उसने आपको आकृति दे रखी है, कह रहा है जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वालों का अनुपात। यानी जो केवल और केवल स्टार बी को पसंद करते हैं उनका अनुपात बताना है जो केवल ए स्टार वाले को पसंद करते हैं। अच्छा, केवल बी को पसंद करने वाले, तो बी किसके लिए दे रखा है? ये स्क्वायर वाली शेप है, तो केवल बी के अंदर आए और किसी में ना आए। तो एक 80 आ रहा है, एक 10 आ रहा है। केवल बी में 80 और 10 दोनों हैं भाई, ट्रायंगल और सर्किल में नहीं आना चाहिए, केवल बी में आए। तो केवल बी के अंदर आ रहा है 80 और 10। ये बताओ इस 10 ने आपके साथ क्या कर दिया? आप इस बेचारे को नहीं ले रहे हो, गलत बात है ना। फिर बोला इसने केवल ए वाले स्टार को पसंद करने वाला, तो ए किसको दिखा रहा है? ट्रायंगल को। तो वो संख्या जो केवल ट्रायंगल में आ रही है और किसी में ना आए, 50 है। केवल ट्रायंगल में आए, ना तो सर्किल में आए ना ही स्क्वायर में। कितनी आ गई? 50। निकाल लो कितना आ जाएगा। 80 और 10 90/50। शून्य से शून्य गया, बचा 9/5। 9/5 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 8/5 काहे कर रहे थे? ऐसे हुई पढ़ाई? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, ये अगेन आपके स्क्रीन पर है। करिए 30 सेकेंड है आपके पास, पढ़ो और बताओ। जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं और जो केवल सितारे या स्टार बी और सी को पसंद करते हैं, संख्या का अंतर बताओ क्या होगा। जो लोग सभी 3 स्टार को पसंद करते हैं, ठीक है जी, और जो केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं, उनकी संख्या के बीच का अंतर बताना है। यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है आंसर 130। चलो चेक करते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, भाई तीनों स्टार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, वो संख्या जो सर्किल में भी है, ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, कितनी है? 150। इसमें से माइनस कर दो वो लोग जो केवल या तो बी को पसंद कर रहे हैं, केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं, केवल बी और सी को पसंद कर रहे हैं और किसी को पसंद नहीं करते, यानी स्क्वायर और सर्किल की बात हो रही है। केवल बी और सी को पसंद करने वाले यानी ए को पसंद नहीं करेंगे। अब देखो वो संख्या जो केवल बी और सी में आ रही है, तो केवल बी और सी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 20।
तो तीनों सितारों में से केवल बी और सी को पसंद करने वालों को घटा दो, वही पूछ रहा था आपसे। 150 में से 30 जाएगा, सॉरी 20 जाएगा, बचेगा कितना 130। ऑप्शन डी 100% सही। बढ़िया था ना क्वेश्चन, निकल गया सबका, वेरी गुड। आगे आ जाओ, कुछ तो पता नहीं क्या निकाल रहे हो भाई। वो कह रहा है कि जो केवल, पहले लिखो तीनों सितारे को पसंद करने वाले, वो संख्या जो तीनों में कॉमन है, तो ये बीच वाली संख्या थी 150। फिर बोला अंतर निकालना है जो केवल बी और सी को पसंद करते हैं। तो भाई बी और सी को पसंद करने वाले लोग कितने थे 20, केवल बी और सी को पसंद करें तो 20 थे, घटा दो, आंसर आ गया 130। इस वाले क्वेश्चन को करके देखो, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। बढ़िया, वेन आरे का क्वेश्चन दे रखा है इसने, जो दोनों सितारे ए और बी को पसंद करते हैं। अब ए और बी पकड़ लो, वो संख्या जो स्टार में भी आ रही है और स्क्वायर में भी आ रही है। अब इसने केवल नहीं दिया, इसने कहा है स्टार ए और बी, तो सी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के अंदर आते हो और बी के अंदर आते हो, अच्छा, उनका जो केवल सी को पसंद करते हैं, केवल सी या केवल सर्किल में आने वाले लोग 100 हो गया। निकाल लो जरा आंसर कितना आएगा। अब ध्यान से बस ये देखो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। जिस टाइम आपको ये समझ में आ गया ना कि वो पूछना क्या चाह रहा है, आप गलत कर ही नहीं सकते। अब थोड़ा समझते हैं कि भाई साहब जी पूछना चाह क्या रहे हैं आपसे। इसने बोला आपसे जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं। अब देखो दो चीज होती है, या तो वो बोलेगा दोनों स्टार ए और बी को पसंद करने वाले, या तो वो बोलेगा केवल स्टार ए और बी को पसंद करने वाले। अब दोनों के अंदर अंतर है और दोनों का अलग अलग उत्तर आता है। अगर मैं ऊपर वाले का बताऊं, स्टार ए और बी को पसंद करने वाले, तो ए को पसंद करने वाले लोग हैं ट्राइंगल में और बी को पसंद करने वाले लोग हैं स्क्वायर में। तो भाई वो सारी संख्या उठा लो जो ए और बी के अंदर कॉमन है, तो हमारी 30 भी आ रही है, 150 भी आ रही है। सी को मत देखो, केवल ए और बी आकृति को देखो, वो संख्या जो ए और बी यानी ट्राइंगल में भी आ रही है, स्क्वायर में भी आ रही है। तो ट्राइंगल में भी आ रही है, स्क्वायर में भी आ रही है, यानी वो संख्या कितनी है 150 भी है, 30 भी है, टोटल 80 लोग हैं। कौन भैया, जो ए और बी दोनों स्टार में आ रहे हैं। अब अगर उसने ये दिया होता आपको स्टेटमेंट केवल स्टार ए और बी, यानी केवल का मतलब हो गया सी नहीं लेना है, केवल का मतलब हो गया कि सी वाली आकृति के नंबर को मत लो, तब मेरे पास यहां पे केवल एक ही नंबर आता 30, जो केवल ए और बी में है, सी में नहीं है। तब मैं 150 हटा देती क्योंकि वो सी का पार्ट था। लेकिन ऊपर वाले में तो बोला ही नहीं कुछ ऐसा, उसने कहा दोनों ले लो ए और बी वाले, सी है नहीं है उसको छोड़ो, ए और बी के अंदर जितनी संख्या कॉमन है सब उठा लो। तो भैया ए ट्राइंगल था, बी स्क्वायर था, दोनों को संख्या कॉमन ले ली, कितनी आ गई 180। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बस, तो यही स्टेटमेंट समझनी है, बाकी तो कर लोगे। कितनी दी है 150 प्लस के 30 180। तो हमसे बोला था कि दोनों स्टार ए और बी वाली संख्या, तो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करने वाले कितने हो गए 180 हो गए। फिर आपसे कहा जा रहा है केवल सी को पसंद करने वाले, इसका मतलब केवल सी के अंदर आए, ए के अंदर भी ना आए, बी के अंदर भी ना आए, यानी वो संख्या स्क्वायर में भी नहीं आनी चाहिए और वो संख्या ट्राइंगल में भी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल सी में है, बाकी किसी में ना आए? कौन सी है भाई? 100 है, तो ले लो। तो ऊपर क्या आ गया, जो उसने बोला दोनों ए और बी को पसंद करने वाले, और नीचे आ गया केवल सी को पसंद करने वाले। दोनों का अनुपात निकालना है, 0 से 0 गया, बचेगा कितना 18/10, 2 से काट दोगे तो बचेगा 9/5, पर 9/5 ऑप्शन में था नहीं, इसलिए आंसर हमें करना है सी 18/10। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूं आपको? हाँ बच्चा 9/5 ही आएगा, बट ऑप्शन में नहीं है ना, तो पूरा लिखना पड़ेगा। अरे कहाँ है यहाँ सतारा लोगिन, इतना सस्पेंस? अरे भैया पढ़ोगे तो ना समझ में आएगा, क्वेश्चन तो देगा ना अच्छे खासे। अब 30 के 30 क्वेश्चन, 35 के 35 क्वेश्चन, 55 के 55 क्वेश्चन थोड़ी ना आसान रख देगा। ये देखो ये है क्वेश्चन।
अब चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन तो देता है वो। जीके जीएस वाले पार्ट में कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं दिया तो क्या दिया? नहीं। अब ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुक्का ही लगाओगे। अगर जिसको कंप्यूटर थोड़ा बहुत पता है वो बना सकते हो इसको, फटाफट से बताओ। क्यूट शुभी, बच्चा शुभी तो क्यूट है, आप भी अच्छे से एग्जाम निकाल लो ताकि शुभी भी आपको बोले वाओ क्यूट। एनटीपीसी के लिए क्लास लाइए, अभी तो आप फिलहाल ये ले लो, 1 अप्रैल से खैर काफी चीजें चेंज हो जाएंगी तो और अच्छे से दिख जाएंगी, ठीक है। ये नहीं आता मुझे आदित्य, करना तो पड़ेगा, ठीक है, आना पड़ेगा इसको, काहे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लगा तुक्का, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो भी देख लेना। ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, जनरली दे दिया जाता है तो मैं लेकर आ गई क्लास में। कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 तक के सही अनुक्रम। अब देखो ये थोड़ा सा बस मैं हल्का फुल्का समझाऊंगी, पूरा इसका इतिहास नहीं बताने वाली, ठीक है। कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन है भैया? 5 जनरेशन है। अब ये जनरेशन क्या होती है मैम? देखो आपके पापा जी दादाजी के टाइम पे इंटरनेट नहीं था ना मोबाइल फोन था, है ना। उस टाइम पे भी लोग अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह भेजते थे, तो वो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, थोड़े बड़े बड़े आकार के होते थे। फिर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आई, उसमें थोड़े कंप्यूटर छोटे छोटे बनने स्टार्ट हो गए बिजनेसमैन के लिए। फिर कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई, उसमें कंप्यूटर और भी छोटे हो गए, वो स्टार्ट हो गए जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आई, स्कूल कॉलेजेस में कंप्यूटर लगने स्टार्ट हो गए। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी आई, मोबाइल फोन बनने स्टार्ट हो गए, अब तो घर घर में कंप्यूटर है, मोबाइल फोन भी तो एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हो इसको आप, माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हो। तो ये कंप्यूटर की जनरेशन होती है। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर भाई बिजली से चलता है ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली से चलने वाला उपकरण है। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था बिजली से चलाने के लिए। कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर लगाया जाने लग गया, सप्लाई हो जाए विद्युत की आपूर्ति। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को लगाया गया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें लगाया गया था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और माइक्रो प्रोसेसर को लगाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। और कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसमें आ गया था, ठीक है। ग्रुप के बारे में खैर आपने सुना ही होगा। अब आ जाओ जरा इधर, देखो क्रम के अनुसार किसमें दे रखा है। तो भाई पहले वैक्यूम ट्यूब आना चाहिए, या तो ऑप्शन ए में है या डी में है, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी चिप। यहां यूएलएसआई पहले दे दिए, गलत हो जाएगा। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी चिप आई, फिर वीएलएसआई आई, माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआई आई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। कितनों को आता था सच्ची सच्ची बताना, और कितनों ने लगा दिया तुक्का यहाँ पे, और कितनों का तुक्का सही भी निकला। कितना अच्छा लगता है ना? नहीं, जब आप तुक्का लगाओ और तुक्का सही निकले तो गाना बजता होगा बैकग्राउंड में, मैं तो नहीं हूं इंसानों में। हाँ, ए या डी होगा बच्चा, ए है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा तो करिए फटाफट से। अलग से रिकॉर्डेड कोर्स मिल सकता है क्या रीजनिंग का? अकी ऐसा करना, आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। क्लियर है? चलो करो जरा इस वाले क्वेश्चन को, करिए फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको यहां पे लगता है कि बिल्कुल सही होगा। हमने मारा तुक्का, वाह, और कितने गर्व के साथ बोल रहे हो। रुको अभी आपको उपाधि दी जाएगी। अनीता की मम्मी का भाई बीना के पिता का बेटा है, बीना के दादा के 2 बेटे हैं, एक बेटी है। अनीता की माँ बीना से कैसे रिलेटेड है, बना दे। अब देखो इसने क्या बोला, अनीता की मम्मी का भाई बीना के पिता का बेटा है, मतलब अनीता की तो मम्मी का भाई है। अनीता की मम्मी का जो भाई है, यानी अनीता के मामा, कौन है वो? तो अनीता की मम्मी का जो भाई है वो बीना के पिता का बेटा है। बीना के पिता तो बीना होगी कोई, बीना के पिता होंगे, बीना के पिता का बेटा है।
ठीक है, तो अनीता के तो मामा है, पर बीना के पिता यानी दादाजी के बेटे चाचा हैं। अनीता के मामा बीना के चाचा हैं, समझ रहे हो। चलो फिर क्या कहा इसने बोला बीना के दादा के दो बेटे हैं, तो भैया बीना के दादाजी ये रहे, इनके दो बेटे हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, और एक बेटी है, तो बेटी तो ये हो गई जो अनीता की मम्मी थी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है ये, इसने कहा अनीता की मम्मी बीना से कैसे रिलेटेड है, तो जो अनीता की मम्मी है वो बीना से, तो बीना की नजरों से देखो बीना क्या कहेगी, तो बीना के पापा और पापा की बहन, आप अपने पिता की बहन को क्या कहते हैं, आपके पापा की बहन आपकी क्या लगती हैं, बुआ जी, बुआ जी आंट, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, हाँ जी बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी होते भाई, फूफा जी होते जो मुंह फुला के बैठते हैं। ठीक है, आप किसी के फूफा जी बनोगे तो मुंह फुला लेना पहले ही, लोग कहेंगे क्या हो गया, कह देना मैं फूफा जी हूं। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल के तो सभी बड़े प्यारे लोग होते हैं, नहीं चाहे फूफा जी हो चाहे बुआ जी हो। आ जाओ करिए जरा क्वेश्चन को, देखो फटाफट से बताओ, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। पहले बेसिक फिगर पकड़ लेना, फिर सबको आपस में जोड़ देना, गिनो और बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 और ये 10, ये पूरा 11 और ये पूरा 12, बस। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट किया जाए। आ जाओ पहले बेसिक फिगर ले लो। 1 2 इन दोनों को मिलाओगे 3 त्रिभुज तो यहां पे हो गए, 1 2 इन दोनों को मिलाओगे अगेन 3 त्रिभुज यहां पे हो गए, 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए। ये वाला देख लो, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, तो 8 त्रिभुज तो यहां पे आ गए। इसके बाद हमने जब देखने की करी कोशिश तो हमें पता चला कि भैया ये वाला एक ट्राइंगल है छुटकू सा एक, और एक यहां से पूरा बड़े वाला बन जाएगा 2, 2 नीले वाले नीचे बन गए। इसी तरीके से एक ये वाला ट्राइंगल ऊपर बन रहा है नीले वाला एक, और एक इस पूरे को मिला दोगे तो 2 ऊपर बन गए, 2 और 2 4 त्रिभुज ये बन गए प्लस। इसके बाद जब आपने सारी आकृति को आपस में चिपकाया तो यहां से देखो एक बड़े वाला ट्राइंगल ये बनेगा लेफ्ट में, और एक बड़े वाला ट्राइंगल ये बनेगा राइट में, तो 2 हरे रंग के और त्रिभुज मिल गए। आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 8 2 10 4 14, 14 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग, पढ़िए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, बन जाएगा, करना जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में तो। अरे भाई चल जा चल जा। इसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, यदि किसी प्रकार से गुवाहाटी को, कह रहा है यदि किसी प्रकार से गुवाहाटी को क्या लिखा जाता है भाई, इसने बोला FTVZ, एक एक अक्षर पीछे गए हैं क्या, लिखा जाता है, तो आपको बताना है चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो अब देखो जी आता है आपका 7 पे F, 6 पे माइनस के 1 का रखा है, 21 में से 1 गया 20, 23 में से 1 गया 1 गया 1 गया, नहीं 8 में से 1 गया 7, फिर 1 गया 1 गया 1 गया -1। सी में से 1 जाएगा तो बी तो सब में दिख रहा है, कैसे पकड़ में आएगा, आगे चेक कर लेते हैं। देखो BGZM ये सब में दिख रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी के पकड़ लो बीच के 3 अक्षर, तो मुझे पता है बी भी आएगा, जी भी आएगा, जेड भी आएगा, एम भी आएगा। अच्छा डी से पहले क्या आता है, सी आ जाता है, तो यानी कि या तो ऑप्शन डी होगा या तो ए होगा, ये भी गया और ये भी गया। आगे आई से पहले क्या आता है, 8 पे एच आ जाता है, और 7 से पहले 6 पे एफ आ जाता है, CHF बीच में आएगा, CHF केवल ऑप्शन बी में ए में रखा, सॉरी ए में भी आएगा। ठीक है, तो जो चीज कॉमन है उसको मत लिखा करो, निकाला करो, हमें पता है बीच वाला निकालूंगी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केवल एक एक अक्षर पीछे गए थे, था कुछ था ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 मैथमेटिकल ऑपरेटर से संबंधित प्रश्न है, पढ़िए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प लगाया जाए, कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदला जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी।
कौन से दो सिंबल को, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। बन रहा है कुछ कुछ, देखो बस टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी तो चल जाएगा, क्योंकि डिवीजन में दिक्कत हो जाएगी ना। देखना जरा एक बार, बन रहा है कुछ या नहीं बन रहा है। टाइपिंग मिस्टेक ना हो, बाकी तो काम चलेगा। अगर मैं ऑप्शन ए लगाऊं, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगा दो, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, है ना। चलो बनाते हैं अब इसको। यह आ जाएगा 4 माइनस के 13 डिवाइड बाय 7 गुणा 6, फिर डिवाइड बाय 7 दे रखा है, प्लस के 1 दे रखा है, तो या फिर इसको मैं ऐसे करती हूँ 6 डिवाइड बाय 7। भाई तो कैलकुलेट ही नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगी संख्या, ऐसा तो चल ही नहीं सकता। अगर मैं लूं प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, वो तो ले ही लिया था। माइनस की जगह मल्टीप्लाई ले लूं और मल्टीप्लाई की जगह माइनस ले लूं, 4 गुणा 13, ये फिर भी नहीं घटेगा। बात तो यही है ना सारी कि हमें वैल्यू को काटना है। नहीं, बात तो सारी यही है कि हमें वैल्यू को काटना है, पॉइंट में आ जाएगी संख्या, बस टाइपिंग मिस्टेक ना हो। प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस, फिर भी डिविजन नहीं कटेगा। भाई टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक इसके अंदर, डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा किसी से, और मुझे लगता है कि इसमें हल्की सी थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है इसने। ऐसे तुक्के में मत चला दिया करो, डी होगा, हो रहा है सच में। अगर मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन कर दूं, 5 बन जाएगा भाई। 4 माइनस के 13 डिवाइड बाय 7 गुणा 6 डिवाइड बाय 7 प्लस के 1, किसका बन रहा है जरा मेरे को बताना एक बार। आपने ये भी पढ़ा होगा 13/7 दे रखा है, गुणा कर रही हूं ऊपर ही पहुंचा सकते हो इसको, मल्टीप्लाई करोगे 14 ऊपर कट के, कोई भी वैल्यू कट रही है नहीं, तो कैसे बन जाएगा आपका आंसर, जबरदस्ती थोड़ी ना बनाएंगे। इसको छोड़ते हुए पहले आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और बताइए, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग हो जाएगा, यानी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। पढ़ना है और बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। करो जल्दी से, है ना, मुझे भी लग रहा था। किस चीज को किससे डिवाइड कर दें, बताओ बताओ, करके बताओ मुझे। कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बताती हूं, जिसका बन रहा है ना, जिसका भी बन रहा है, जिसका भी बन रहा है ना प्रीति मिश्रा मैम @gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। जिसका भी बन रहा है ना प्रॉपर बनाकर मुझे आप मेल कर देना, ठीक है। अभी मेल कर दो तो मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी बोर्ड पर, अगर सही है तो भी, गलत है तो भी। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है। आंसर डी आना स्टार्ट भी हो चुका है। तो देखो, कोण का कोणीय होता है, एंगल का एंगुलर होता है, गरीबी का गरीब होता है, और अमीरी का अमीर होता है, प्रतिकूल का समृद्धि होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी ही बाकियों से अलग है। बाकी सब सिमिलर चीजों को दिखा रहे हैं, बट ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ये समान नहीं है ना। गरीबी में रहने वाले को गरीब कहते हैं, अमीरी में रहने वाले को अमीर कहते हैं, पर प्रतिकूल में रहने वाले को समृद्ध नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है यदि किसी प्रकार से प्रॉपर्टी का रिलेशन किससे दे रखा है भाई, यदि प्रॉपर्टी का रिलेशन है RTQ RGTVA से, तो आपको बताना है उसी तरीके से हैंडसम का रिलेशन किससे होगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे बिल्कुल सही हो सकता है। अगेन ABCD पर आधारित है, नंबर याद है तो आप बहुत फटाफट कर सकते हैं। अब PQR प्लस के 2 कर रखा है, RST OPQ PQR EFG RST TUV YZA H, आगे आगे जोड़ते चले जाओ, बस 2 J आ जाएगा, ABC आ जाएगा, NOP आ जाएगा, DEF आ जाएगा, STU आ जाएगा। फिर आगे जोड़ेंगे हम, 17 पे Q आ जाएगा, 13 में 2 को जोड़ोगे 15 पे O आ जाएगा, 5 में 2 को जोड़ोगे 7 पे G आ जाएगा। कहां बन गया, तो JCPF सब में था, U भी था, लास्ट निकाल लो QOG केवल ऑप्शन डी में रखा है। बस चले आगे। नेक्स्ट, आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपीएसआई की तैयारी, यूपी SSSC पैट के अंदर लेखपाल वीडियो फॉरेस्ट गार्ड जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, आरआरबी ग्रुप डी बिहार दरोगा SSC GD SSC के अंदर CGL SHL CPO MTS की तैयारी,
दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे के अंदर एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी, या डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की तैयारी, तो आप सभी के लिए एग्जामपुर लेकर आया है ऑल इन वन परिवर्तन बैच। परिवर्तन बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको सारे कोर्स के एक्सेस मिल जाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सपोज कोई एग्जाम दिया, आपने अभी आरपीएफ कांस्टेबल दिया, उसके बाद अभी आप तैयारी कर रहे हो फिर किसी और एग्जाम की, फिर दिल्ली पुलिस का आपने फॉर्म डाल दिया, तो अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम देते हो तो फिर आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, एक ही कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। मतलब जब तक एग्जामपुर है, जब तक यूट्यूब है, जब तक इंटरनेट है, आपको ये कोर्सेज बिल्कुल 499 में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और अगर आप खरीदते समय कूपन कोड लगाते हैं प्रीति 10 PREETI प्रीति 10, तो आपको इस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 450 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिलने वाला है। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है, केवल मात्र 7 दिन आपके बचे हुए हैं, तो इन 7 दिनों के अंदर बैच को ले लेना। प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली क्लास की पीडीएफ मिलेगी, डीपीपी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, सारी चीजें इंक्लूड इस बैच के अंदर आपको दी जा रही है। इसके अलावा आपको फिर और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी क्लासेस चलती हैं, 5 से 6 घंटे की रेगुलर क्लासेस होगी, प्रॉपर पीडीएफ आपको दी जाती है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं और भी बहुत कुछ। तो जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है वो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके बैच ले सकते हैं, या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप पेड कोर्स में जाकर बैच परचेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिए, या सबसे नीचे ऑफलाइन कमेंट करके भी आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ज्यादा था नहीं कुछ। शुरू की 2 संख्याओं को जोड़ दो, बीच वाली आ गई, 10 में 1 को जोड़ा 11, 11 में 10 को जोड़ोगे 21, 21 में 11 को जोड़ोगे 32, 32 में 21 को जोड़ोगे 53 और 53 में 32 को जोड़ देना, 3 2 5 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 85। 85 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेटर, साइन चेंज करना है, बताना है चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। कह रहा है यदि गणितीय ऑपरेटर में प्लस का अर्थ है डिवाइड, कह रहा है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। कौन सा बच गया? प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो माइनस का अर्थ क्या होगा? डिवाइड माइनस प्लस हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो बताओ इसको सॉल्व करके चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो प्लस की जगह डिवाइड वाला साइन ले लेना क्योंकि इन्होंने डिवाइड बोला है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस वाला साइन ले लेना और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन ले लेना। सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास पहले करेंगे हम इसको डिवीजन, ठीक है। कैसे बनाओगे? काटो जरा इसको, कितना जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको काटना स्टार्ट किया, कितना आ जाएगा? 3 दुनिया आ गया मेरे पास 6 और 3 सत्ते आ गया 21, कितना आ गया? 27। तो 27 माइनस यहाँ पे 6 दे रखा है, पहले डिविजिबल करूंगी, 3 पंजे 15, कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस के 30, 27 में से 30 जाएंगे, माइनस के 3 आएगा। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो माइनस लगेगा ना। माइनस के 3 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इसको बना लो, इसको बनाने के बाद आपको ये बताना है पहली बोतल में क्या है। काली मिर्च, मिर्च, चीनी, हल्दी। वाह क्या क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को सभी बनाएंगे। जब ये बन जाए तो बस इतना बता देना पहली वाली बोतल में क्या रखा है, पहली वाली बोतल में क्या रखा है, ठीक है। 5 चीजें हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी, काली मिर्च, 5 बोतल में रखी गई हैं। बीच में रखी हुई बोतल में ना तो काली मिर्च है ना ही मिर्च है। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। एकदम बाईं ओर रखी बोतल में ना मिर्च है ना चीनी है। बाएं से दूसरी बोतल में नमक है। बना दें? जब बन जाए तो बता देना पहली बोतल में क्या है। भैया कितनी बोतलें हैं? 5 हैं। बाएं से दाएं रखी हुई हैं, रख दो जी। हमने बाएं से दाएं बोतलें रख दी। कितनी है? 5 हैं। आ जाओ, ये रही हमारी 1 बोतल, ये रही हमारी 2 बोतल, ये रही हमारी 3 बोतल, ये रही हमारी 4 बोतल, ये रही हमारी 5 बोतल। तो रख दी हमने भी 5 बोतल, ठीक है।
1 2 3 4 5, ये बाएं से हमने बनाई है। अब क्वेश्चन वाले भैया ने क्या बोलने की करी है कोशिश, उन्होंने बोला कि बाएं से दूसरी बोतल में तो नमक है, तो भैया बाएं से दूसरी बोतल में इसमें तो नमक है। नमक कहाँ है? नमक यहां है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर क्या कह रहा है, इसने बोला बीच में रखी हुई बोतल में ना काली मिर्च है ना मिर्च है, यानी बीच में जो बोतल रखी है उसमें ना तो काली मिर्च होगी और ना ही उसमें मिर्च होगी, तो दोनों में से कुछ भी नहीं रख सकते इसके अंदर। ठीक है, आगे अंतिम से जो पहले वाली बोतल है उसमें चीनी हल्दी मिर्च नहीं है, तो अंतिम से जो पहले वाली बोतल है चौथे नंबर की, ना तो इसमें मिर्च है ना ही इसमें चीनी है और ना ही इसमें हल्दी है, मतलब तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, एकदम बाईं और जो बोतल रखी है उसमें ना मिर्च है ना चीनी है, तो एकदम बाईं और ये वाली जो बोतल है उसमें ना तो मिर्च होगी और ना ही चीनी होगी। भैया मिर्च भी नहीं है और चीनी भी नहीं है। अच्छा, अभी तक जो मैंने डेटा लिखा है उससे आपको ये समझ में तो आ गया होगा। देखो, इसने बोला मिर्च इसमें भी नहीं है, पहली बोतल में भी नहीं है, मिर्च तीसरी बोतल में भी नहीं है, मिर्च चौथी बोतल में भी नहीं है, और दूसरी बोतल तो नमक से भर दी। तो जब मिर्च बाकी में नहीं है तो बची कुची मिर्च कहां जाएगी? पांचवी बोतल में, क्योंकि और सब में मिर्च तो होगी नहीं। समझ में आ रही है ना चीजें? चलो ठीक है। फिर इसने बोला मिर्च को निकाल दिया हमने, अब आगे आ जाओ। काली मिर्च चीनी पकड़ लो। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहली वाली बोतल में भी चीनी नहीं है और चौथी वाली बोतल में भी चीनी नहीं है, दूसरे नंबर की और पांचवें नंबर की बोतल तो भर गई, तो चीनी कौन सी बोतल में होगी? तीसरे नंबर पे होगी। समझ में आ रहा है ना? आ जाओ, फिर एक और कदम आगे चलते हैं। चीनी भी निपट गई हमारी, मिर्च भी निपट गई, अब आते हैं काली मिर्च पे। इसने बोला हल्दी चौथी वाली बोतल में नहीं है, तो हल्दी चौथी वाली बोतल में नहीं है तो हल्दी पहली वाली बोतल में होगी। क्लियर है? और फिर इसने हमें एक लाइन और बोली थी यहां पे, इसने हमें बोला था कि काली मिर्च तीसरी बोतल में नहीं है। अब देखो, हल्दी भी हो गई, नमक भी हो गई, चीनी भी हो गई, मिर्च भी हो गई, काली मिर्च बच गई, तो बची कुची चीजें बचे कुचे डिब्बे में डाल दो। अच्छा, आपके घर में मसलदानी है? मसलदानी नहीं होती, मसाले होते हैं उसमें से होता है, मसाले होते हैं। कितनों के घर में मसलदानी? क्लियर है, मतलब हल्दी वाले में केवल हल्दी है, नमक वाले में नमक है, आपस में नहीं मिल जाते हैं सब, हल्दी नमक काली मिर्च सब आपस में मिल जाती है, वो दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। अब आ जाओ इधर, समझ में आया भाई? पहली बोतल में हल्दी, दूसरे में नमक, तीसरे में चीनी, चौथे में काली मिर्च, पांचवे में मिर्च। समझ में आया? बन गया सबका? तो बस खाना बनाओ अब। उसने क्वेश्चन नंबर 13 पूछा पहली बोतल में क्या है, तो हमने पढ़ लिया और बना भी लिया। पहली बोतल में है हल्दी, यानी आंसर आ जाएगा हल्दी। पहली बोतल में है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। कह रहा है चीनी बाएं से किस बोतल में रखी हुई है, तो भैया चीनी ये रही, तो बाईं ओर से पहले दूसरे तीसरे बोतल में, तो चीनी को बाईं ओर से तीसरे बोतल में रखा गया है, तीसरा आंसर है। ये ऐसा होता है जब एक ही पजल पे 3-4 क्वेश्चन दे देता है, नहीं? कह रहा है एकदम दाईं तरफ की बोतल में क्या रखा है, आ जाओ। तो एकदम राइट साइड, ये मेरा राइट हाथ है, तो एकदम दाईं ओर की बोतल में क्या है? मिर्च रखी है, चिली। क्या रखी है? मिर्च। बना लोगे, ध्यान से करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, और आसान था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं था, बस उसने नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा दे रखा था, पॉजिटिव कम, इससे थोड़ी कंफ्यूजन बन सकती थी, अदरवाइज कर लेते। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डीआई दे रखा है, हालांकि अब मैं स्टार्ट भी करूंगी आपका थोड़ा डीआई के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना, बताना। यदि कक्षा में कुल छात्र 80 हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है? भैया मुझे बता दिया, ये टोटल बच्चे हैं, मतलब 100% 80 बच्चों के बराबर है। टोटल कितने होते हैं? 100%, और ये टोटल 80 बच्चों के बराबर है। तो कंप्यूटर साइंस में कितने दे रखे? 15। भाई जब 80% या 100% 80 बच्चों के बराबर है, 15% कितनों के बराबर होगा? कैलकुलेट कर लो, या तो ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा 3, काटोगे 4 या 12, 15% 12 बच्चों के बराबर आएगा। ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 100% 80 बच्चों के बराबर है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 बच्चे, 5% हो जाएंगे 4 बच्चों के बराबर,
तो 15% कितने के बराबर? 5 प्लस के 10 यानी कि 8 प्लस के 4 12 बच्चों के बराबर। तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कौन सा निष्कर्ष आपको लगता है कि कथन के हिसाब से सही होगा, पढ़ना है और बताना है, ठीक है। कह रहा है कथन में कि कुछ चॉकलेट कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं और कुछ खट्टे स्वाद के होते हैं। चॉकलेट मीठे, खट्टे और मीठे स्वाद के दे रखे हैं, कड़वे भी होते हैं। अब इसका क्या एक और कथन दिया है, सॉरी, कभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं, कुछ सफेद चॉकलेट मीठे होते हैं। अगर ऐसे कुछ होना, कुछ सभी, तो डायग्राम बना लिया करो। उसने बोला कुछ चॉकलेट कड़वी है, तो हमने बना दिए चॉकलेट। चॉकलेट का कुछ हिस्सा बोल रहा है कड़वा भी होता है, कुछ ऐसी चॉकलेट है जो मीठी भी होती है और कुछ ऐसी भी हैं जो खट्टी भी होती हैं स्वाद में। बना लो सबको, क्या ही दिक्कत है। फिर कह रहा है सभी कड़वी चॉकलेट डार्क है, तो भाई जितनी भी कड़वी चॉकलेट है ना, वो सारी की सारी, ये वाली सारी कड़वी जो चॉकलेट होंगी वो क्या होंगी? डार्क होंगी। क्या होंगी? डार्क होंगी, ठीक है। फिर कह रहा है और कुछ सफेद चॉकलेट मीठी है, तो जो चॉकलेट मीठी है उनका कुछ हिस्सा सफेद में आ जाएगा। कुछ सफेद चॉकलेट मीठी है। अब चलते हैं हम इसके निष्कर्ष पे। सभी डार्क चॉकलेट कड़वी है, क्या जितनी भी डार्क चॉकलेट है क्या वो कड़वी हो जाएंगी? क्या पहले वाला सही है? बिल्कुल सही है। नहीं भाई, मुझे एक बात बताओ, उसने बोला कि कुछ चॉकलेट कड़वी है, यही बोल रहा है। उसने बोला कि कुछ चॉकलेट है जो कड़वी है, समझना। फिर बोला उसने सभी कड़वी चॉकलेट है, सारी की सारी कड़वी चॉकलेट के अंदर आ जाएंगी। सॉरी, सभी कड़वी चॉकलेट डार्क है, तो जितनी भी कड़वी है चॉकलेट है, सारी कड़वी चॉकलेट ये वाली डार्क है। सभी कड़वी चॉकलेट डार्क है, यही तो बोल रहा है वो। चलो, और आपसे निष्कर्ष में पूछ रहा है कि सभी डार्क चॉकलेट कड़वी हैं, तो क्या जितनी भी डार्क है और चॉकलेट है वो कड़वी होंगी? बिल्कुल भाई, ये वाला हिस्सा डार्क में भी आ रहा है, चॉकलेट में भी आ रहा है, कड़वा भी है, यानी पहले वाला सही है। इसे तो मैंने बोला डायग्राम बना लेना। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है जो कि सफेद है। क्या कम से कम एक ऐसी मीठी चॉकलेट निकल जाएगी कि जो सफेद है? बिल्कुल निकल जाएगी, क्योंकि भैया सफेद में, मीठे में, चॉकलेट में तो कुछ कुछ का रिलेशन आ रहा है। यहां पे दोनों सही होंगे, पहले वाला भी अनुसरण कर रहा है और दूसरे वाला भी। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा देना परेशान होने वाला, तो डायग्राम बना दिया करो जहां पर भी कुछ, सभी, ऐसे ऐसे शब्द दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जनरल नॉलेज पर आधारित दे रखा है आपको, एनालॉगी। यदि एक्सीलेंट का रिलेशन है आउटस्टैंडिंग से, तो ऑसम का रिलेशन किससे होगा? पढ़िए और बताइए। यदि उत्कृष्ट का रिलेशन उत्कृष्ट से है, तो अद्भुत का रिलेशन किससे होगा? एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग दोनों एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं, सिनोनियम। ऑसम मतलब इनक्रेडिबल, ऑफुल भयानक, क्लमजी अनाड़ी, या फिर वरी सावधान। ऑसम का मतलब होता है इनक्रेडिबल। ऑसम क्या गेम खेला है इंडिया ने। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, बहुत बढ़िया, अतुलनीय, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है आपको, पढ़िए और बताइए। अल्फाबेटिकल टेस्ट पर आधारित प्रश्न है। क्या बोला उसने कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 22वें के दाएं से 9वें नंबर पे आएगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? करिए फटाफट से कमेंट और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 22वें के दाएं से 9वां? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको दिशा चेक कर लेनी है। तो दोनों दिशा देख रहे हो, दाएं दाएं दोनों दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम होगी तो वैल्यू को माइनस कर देते हैं। 22 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना? 13। 13वां अक्षर कहां से देखना है? हिंदी में पहले वाली डायरेक्शन से, यानी दाईं ओर से। उड़ी बाबा, हमने तो कभी उल्टी एबीसीडी पढ़ी नहीं है, तो दाएं को बाएं में कैसे चेंज करेंगे? टोटल रैंक में से दाएं वाली रैंक घटा लो तो बाएं वाली रैंक आ जाएगी। टोटल एबीसीडी 26 होती है, तो टोटल रैंक 27। दाएं वाली रैंक घटा दो तो बाएं वाली 14, और हमें पता है बाईं ओर से 14 पे एन आता है, ऑप्शन बी एन विल बी राइट आंसर। बना लोगे ना? क्या आपसे पूछा था कि दाईं ओर से 14 नंबर पे क्या होता है, आपको नहीं पता, पर ये तो पता है कि बाएं से, सॉरी
दाईं ओर से 13 नंबर पे क्या होता है आपको नहीं पता, पर आपको ये पता है कि बाईं ओर से 13 नंबर पे एम आता है, पर उसने बाया नहीं दाया पूछा था, तो एम का विपरीत अक्षर निकाल देना, आंसर ऐसे भी आ जाएगा, एक ही बात है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है, किस पर आधारित? ब्लड रिलेशन पर आधारित। बनाइए फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही होगा। एफ के पिता जी की माता के पति के दामाद हैं, जी के पिता एफ से कैसे संबंधित होंगे? पिता, दादाजी, चाचा जी, चचेरा भाई। बनाओ जरा। इसने बोला एफ के पिता जी की मम्मी के पति के दामाद हैं, तो भैया जी की मम्मी है कोई, जी की मम्मी के पति भी हैं और उन पति के दामाद हैं कौन? एफ के पिता। चलो, तो जी की मम्मी के पति के दामाद, अब दामाद जी कैसे बनेंगे भाई? या तो जी होगी लड़की, अगर जी लड़की है तो उसके पति होंगे दामाद, तब मैं बोल सकती हूं कि एफ के जो पापा है ना वो जी के मम्मी के पति के दामाद है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एक और लड़की हो, क्योंकि हमें जी का जेंडर नहीं पता, और लड़की के पति को दामाद बोलते हैं, तो भैया ये भी हो सकता है कि जो एफ के पिता हैं वो जी की मम्मी के पति के दामाद है। तो भाई ये भी हो सकता है कि एफ की कोई दूसरी लड़की हो, और ये भी हो सकता है कि जी ही लड़की हो। दोनों केस बन रहा है, तो चलो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन तक पहुंचते हैं। कह रहा है जी के पिता एफ से, एफ की नजरों से देखो कि एफ जी के पिता को क्या कहेगा। तो एफ की मम्मी और मम्मी के पापा, आप अपनी मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? तो मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? नाना जी कहते हैं। यहां पे तो है ही नहीं ऑप्शन, तो ग्रैंडफादर आंसर कर दो दादाजी, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। डी कैसे आ रहा है? नाना ऑप्शन में नहीं दे रखा ना, हाँ चचेरा भाई बना दो बेचारे को। भाई जी के पिता एफ से, तो एफ क्या कहेगा? ये रिलेशन किसका आ गया? पोते का और दादाजी का, दादा पोते का रिलेशन है, पर वो दामाद का बेटा है, तो ये नाना और नाती का रिलेशन होना चाहिए। नाना ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, दादाजी। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? 40, 50, 42, 43। अंतर देख लो, मल्टीपल के आसपास है तो मल्टीपल के आसपास देख लो। करिए फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ए, बी, सी, डी, बनाओ और बताओ। सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, अंतर निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपने अंतर निकाला, कितना जोड़ रखा है? 8 जोड़ रखा है, आगे 10 जोड़ रखा है, आगे 2 और 1 12, तो आगे कितना जोड़ देना? 14। 4, 6, 10, 1 हासिल, 3, 4 और 1 5, 50 आ जाएगा। 50 ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से सीरीज को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए ध्यान से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी प्रकार से कह रहा है LONDON लंदन को लिखा जाता है N27127, यदि उसी प्रकार से कह रहा है नॉर्मल को लिखा जाता है क्या? 7283, सारे कोड पहले दे दिए उसने, तो आपसे सिंपली पूछ रहा है बता दो रैंडम को क्या लिखा जाएगा। सभी अक्षर के कोड पहले ही वो दे चुका है, ध्यान से अगर आप देखो पता चलेगा भाई। आर के लिए कोड कितना है? 8। ए के लिए कोड कितना है? 5। एन के लिए कोड कितना है? 7। डी के लिए कोड है 1, ओ के लिए है 2 और एम के लिए कोड कितना है? 3। आंसर आ जाएगा 8, 5, 7, 1, 2, 3। 8, 5, 7, 1, 2, 3 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सारे कोड पहले दे रखे थे उसने। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, घड़ी पर आधारित प्रश्न, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितने बार ओवरलैप करती हैं? ओवरलैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ी होंगी। 0 डिग्री का एंगल, जिसको हम कोइंसाइड भी कहते हैं, हिंदी में जिसको हम समपाती भी कहते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ी होती हैं, ओवरलैप करना। अब मुझे पता है कि 0 डिग्री का एंगल यानी एक के ऊपर एक सुई चढ़ी हुई होती है, ऐसा 1 घंटे में केवल एक ही बार होता है। तो
तो इस हिसाब से तो ऐसा 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन किंतु परंतु बंधु जब बज जाते हैं ठीक 12, तो 11 से 12 के बीच में भी दोनों सुई 12 पर ही चढ़ती हैं, और 12 से 1 के बीच में भी 12 पे, मतलब 2 घंटे में केवल एक ही बार चढ़ पाती हैं दोनों सुई आपस में। यानी 12 बजे के चक्कर में एक बार एक्स्ट्रा एंगल नहीं बन पाता, इसलिए बोला जाता है कि 12 घंटे में केवल 11 बार दोनों सुई एक दूसरे के ओवरलैप होती है या चिपकी हुई होती है। हमसे पूछा है 24 घंटे, तो भैया जब 12 घंटे में 11 बार होंगी तो 24 घंटे में 11 दूनी ऐसा 22 बार होगा। ऑप्शन सी 22 विल बी द राइट आंसर। बना लोगे? चलिए आगे, ठीक है, आगे आ जाओ, करो जरा इस वाले क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 24 आयु है, और अगर एज का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देगा तो वो आसान ही देगा। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जल्दी से बताओ। मामा लड़के के फादर आ रहे हैं, अच्छा मैम लड़के के फादर आ रहे हैं शादी के लिए, डेट रखने के लिए, आप भी आ जाइए हमारे घर में 4 चांद लग जाएंगे। चलो क्रेजी यूट्यूबर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ओह लड़के के पापा आ रहे हैं, मतलब आप लड़की हो, आपको देखने आ रहे हैं। हाँ आज तो पकवान बने होंगे घर में। चलो देखो, अगर आप खुशी खुशी होके शादी करते हो ना तो अच्छी चीज है ये ना, अपनी टाइम सारी चीजें लिखी हुई होती है, हो जाती है, मस्त खुश रहो। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे हो और जबरदस्ती हो रही है शादी, तो भी कर लेना, नहीं तो पिट्टी हो जाएगी, है ना। बाकी टाइम मांग लो अगर जबरदस्ती हो रही है, अदरवाइज अगर आप खुश हो तो भैया करो शादी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 बना या नहीं बना? जो आसपास है चले जाना भाई, आज पकवान बने होंगे इनके घर, आज हलवाई से आए होंगे, समोसे जलेबी नहीं। चलो आ जाओ इधर, कहां से कहां चले जाते हैं, वो भी अच्छी फीलिंग होती है नहीं। ट्रे में चाय लेकर आना है, सामने खड़े होके कोई बैठा हुआ है, जाओ चाय दो, कहां से कहां पहुंचा दिया। चलो उसको देखने से पहले ये भी सोचो भैया एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, एग्जाम देना है, ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है, ठीक है। फिर आपकी होने वाली धर्म पत्नी, आपके होने वाले धर्म पति, उनको हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे देना मम्मी पापा के साथ साथ। आ जाओ, शर्माना बाद में लेना। 2 भाइयों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:8। कह रहा है उनकी आयु का जो अंतर है, दोनों के भाइयों की आयु का जो अंतर है वो 12 साल है। अच्छा हमारा कितना है, 8 में से 5 गया, 3 रेशियो का, 3 रेशियो के 12 साल के बराबर है। एक रेशियो की कीमत कितनी हो जाएगी रमेश बाबू? 4 साल। पूछ रहा है दोनों की आयु कितनी होगी, तो भाई 5 रेशियो के 4 साल के अकॉर्डिंग 20 साल आ जाएंगे, और 8 चौके कितने आ जाएंगे? 32 साल आ जाएंगे। दोनों भाइयों की आयु होगी 20 और 32, ठीक है। दोनों के दोनों भाई और दोनों के दोनों तबाही। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, इसको लास्ट देख लेना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पुष्पा ने कहा, झुकेगा नहीं, हाँ। तो पुष्पा ने क्या बोला, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की मम्मी है। मेरी बेटी की बुआ मतलब मेरी बहन, मेरी बहन की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी इस आदमी की पत्नी, मेरी मम्मी जो है वो इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी इस आदमी की पत्नी है। मेरी मम्मी इस आदमी की पत्नी है, तो वो आदमी मेरे पापा लगेंगे भाई। कह रहा है पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? सासू माँ, दादी, मम्मी, बहू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तस्वीर की ओर देखते हुए पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, कोई आदमी होगा, उस आदमी की एक पत्नी भी है, ठीक है, और नाम क्या है पत्नी का? लक्ष्मी। तो इस आदमी की जो पत्नी है ना लक्ष्मी, वो कौन है? वो मेरी बेटी की बुआ, मेरी किसके लिए आ रहा है? पुष्पा के लिए आ रहा है। वो मेरी बेटी की यानी कि पुष्पा कौन है भाई? वो मेरी बेटी की बुआ की, तो भाई मेरी बेटी की बुआ मेरी क्या लगेंगी? पुष्पा। देखो लड़का लड़की दे रखा, पुष्पा लड़कों का भी नाम होता है, देख नहीं लिया मूवी में आपने? पुष्पा लड़कों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी नाम होता है। तो भैया अगर ये लड़का है तो मेरी बेटी की बुआ मेरी बहन लगेगी, अगर ये लड़की है तो मेरी बेटी की बुआ मेरी ननद लगेगी, समझ रहे हो ना। मेरी बेटी की बुआ मतलब मेरे पति की बहन, तो मेरी तो ननद लगी। तो मेरी बेटी की बुआ की मम्मी है, समझ गए। अब यहाँ पे रिलेशन तो दिख नहीं रहा, तो सासू माई बन जाएंगी। पुष्पा यानी कि लड़की दे रखी है यहाँ पे।
अब आपसे क्वेश्चन वाले भैया पूछना चाह रहे हैं क्या, सिंपली वो कह रहे हैं बता दो पुष्पा लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी की नजरों से देखो, लक्ष्मी पुष्पा को क्या कहेगी भाई, अगर पुष्पा लड़का होता तो बेटा लगता, बेटा ऑप्शन में है नहीं, यानी पुष्पा है लड़की, और लड़की मतलब लक्ष्मी के बेटे की बहू। तो आप अपने बेटे के बहू को क्या कहेंगे, आपकी बेटे की बहू आपकी क्या लगेगी, बहू ही लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी। समझ रहे हो, यही होता है। अब नाम ही रख दिया लड़के का लड़की का सेम, क्या ही होगा, देना चाहिए था उसे। चलो ध्यान रखना, पुष्पा यहाँ पे लड़की का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे कोई भी ऑप्शन लड़कों वाला तो दिखा नहीं, तो लड़की ही मानना पड़ेगा पुष्पा को। पुष्पा के बेटे, मेरे बेटी की बुआ, अब मैं हूं पुष्पा, सपोज मेरी बेटी की बुआ मेरी ननद लगेंगी, मेरी ननद उस आदमी या मेरी ननद की मम्मी यानी मेरी सासू माँ उस आदमी की पत्नी है, मेरे ससुर जी की पत्नी है। तो मेरी सासू माँ मुझे क्या कहेंगी, बहू, और मैं उन्हें कहूंगी सासू माँ, वो कहेंगी बहू, मैं कहूंगी सासू माँ। क्वेश्चन नंबर 26, इसको रखते हैं होमवर्क, इसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, करा करो आंसर, ठीक है। अब मैं डीआई भी खैर स्टार्ट कर रही हूँ आपकी, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, तो और भी मजा आएगा। क्लास होती है आपकी रेगुलर, ठीक सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे। जिन बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया है परिवर्तन जरूर ले लीजिएगा, 7 दिन बचे हैं केवल अंतिम, तो जरूर ही ले। बैच परचेज करते समय कोड लगा लें, अप्लाई कर दें, प्रीति 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 450 में लाइफ टाइम वैलिडिटी। और यकीन मानना बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, मैं खुद इसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। क्लास की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, अभी बता दूंगी। तो कितनी हो गई तारीख आज, 24 मार्च हो गई। देखते ही देखते दिन खत्म होते चले जाते हैं, बताओ मार्च भी खत्म, अभी तो स्टार्ट हुआ था 2025, मार्च भी खत्म, अप्रैल आ जाएगा, मई जून जुलाई, ऐसे देखते देखते डेट आ जाएगी आपके एग्जाम में। चलो तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ क्लास रात को होगी भाई, ग्रुप डी वाली रात को होती है 8 बजे, ऑन टाइम आया करो उसके लिए भी। क्लास की पीडीएफ मैं आपको देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको मैं लिंक मतलब क्यूआर कोड दे देती हूँ, आप उसको स्कैन करके ग्रुप से ऐड हो जाना। ये तो टेलीग्राम पे बहुत स्पैम चलता है, पता नहीं कहां से ग्रुप बनते और कहां से कौन जोड़ लेता है। चलो तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ भेज दी है, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप स्कैन करिए इस क्यूआर कोड को, या सर्च करो @प्रीति मैम एग्जाम्पल नोट्स, तो आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। ओके चलो, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।